अगर आपके घर में हर महीने पैसे आते हैं लेकिन महीने के आखिर में आपको ये समझ नहीं आती कि पैसे आखिर गए कहाँ, तो ज़रा इस वीडियो को आखिर तक सुनें, क्योंकि मुमकिन है मसला आपकी आमदनी में ना हो, आपकी सिर्फ चंद रोज़मर्रा की आदतों में हो। और सबसे दिलचस्प बात, जापान में पैसे को मैनेज करने का एक ऐसा तरीका जिसमें ना आपको हर चीज़ ख़रीदना छोड़ना है, ना अपनी ज़िंदगी मुश्किल बनानी है। बस आपको ये समझना है कि पैसा खर्च करने से पहले इसके साथ सोचना कैसे है। और आज हम ये भी देखेंगे कि हमारी अपनी कौन सी छोटी छोटी आदतें हर महीने खामोशी से हज़ारों रुपए ले जाती हैं। मसलन बस ये भी ले लेते हैं, सिर्फ 500 रुपये की तो है, सेल में इतनी सस्ती मिल रही है, ना ली तो नुकसान हो जाएगा। और कभी यही सोच बच्चों के लिए होती है, बच्चे का दिल है ले देते हैं, फिर महीने के आखिर में हम हैरान होते हैं, मैंने तो कोई बड़ी शॉपिंग नहीं की, फिर पैसे ख़त्म कैसे हो गए। अगर आपको भी ये सवाल बार बार परेशान करता है तो आज की वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम जापान के कैकीबो तरीके से सीखेंगे कि एक घर का खर्च कैसे मैनेज करना है, कहाँ पैसा बचाना है, और सबसे अहम बात, ख्वाहिश और ज़रूरत में फ़र्क कैसे करना है। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों और माओ, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो सबसे पहले एक बात बताएं, जब महीने की शुरुआत होती है और आपके हाथ में घर के खर्च के पैसे आते हैं, तो क्या आप पहले से तय करती हैं कि कितना घर के ज़रूरी खर्च में जाएगा और कितना ग्रोसरी में, कितना बच्चों के लिए और कितना बचाना है, या फिर आमतौर पर ऐसा होता है कि पैसा आ गया, खर्च शुरू हो गया और महीने के आखिर में जो बचा वो बच गया। अगर दूसरी वाली बात है तो यकीन करें आप अकेली नहीं हैं। हम में से बहुत सी खवातीन का यही तरीका होता है और यही पहली जगह है जहाँ तब्दीली की ज़रूरत है। बचत वो रकम नहीं जो महीने के आखिर में इत्तेफाक से बच जाए, बचत वो रकम है जिसे आप महीने के शुरू में अपनी तरजीह बनाती हैं। मसलन अगर घर के लिए 60,000 रुपये हैं तो पहले ये तय करें कि इसमें से कितनी रकम लाजमी खर्च के लिए है और कितनी आप बचाना चाहती हैं। चाहे रकम छोटी हो, 500 रुपये से शुरू करें, 1000 से शुरू करें, लेकिन इसे पहले अलग करने की आदत बनाएं। लेकिन अगर आप कहेंगी देखेंगे महीने के आखिर में जो बचा तो बचा लेंगे, तो अक्सर महीने के आखिर में जवाब होगा कुछ बचा ही नहीं। और यहाँ से हमें जापान के कैकीबो का एक बहुत अहम सबक मिलता है। पैसे को सिर्फ खर्च नहीं करना, इसे पहले से एक काम देना है। लेकिन सिर्फ बजट बना लेना काफ़ी नहीं, क्योंकि असल मसला वहाँ से शुरू होता है जहाँ हमारे पैसे खामोशी से छोटे छोटे खर्चों में निकलने लगते हैं। और यही वो जगह है जहाँ शायद आपको अपनी सबसे बड़ी गलती नजर आए। आपने इस बात पे गौर किया है कि घर का बजट अक्सर किसी एक बड़े खर्चे से ख़राब नहीं होता, बल्कि इन छोटी छोटी चीज़ों से ख़राब होता है जिन्हें हम खर्च समझते ही नहीं हैं। मसलन बस ये 300 रुपये की चीज़ है, फिर ये भी ले लेते हैं, काम आ जाएगी, फिर बच्चों के लिए, इनका दिल है, और फिर सेल लगी हुई है, अभी सस्ती मिल रही है। एक एक खर्च अलग देखें तो ये वाकई छोटा लगता है, लेकिन अगर यही छोटे खर्च पूरे महीने जमा किए जाएं तो रकम देखकर खुद हैरत होती है। इसीलिए अगले सिर्फ 7 दिन एक काम करें, आप जो भी खर्च करें इसे लिखें, चाहे 100 रुपये हो या 1000 रुपये, और इसके सामने सिर्फ एक चीज़ लिखें, ज़रूरत या ख्वाहिश। बस अपने आप को रोकने की भी कोशिश ना करें, सिर्फ हकीकत देखें। 7 दिन बाद अपनी लिस्ट खोलें और फिर देखें कि कितने खर्च ऐसे थे जिनके बगैर भी आपका घर आराम से चल सकता था। मुमकिन है आपको वहीं से अपनी बचत का पहला रास्ता मिल जाए। और अब आती है एक ऐसी जगह जहां हमारी ख्वाहिशें सबसे ज़्यादा हमें धोखा देती हैं, शॉपिंग। हम बाजार एक चीज़ लेने जाते हैं और वापस आते वक्त 5 चीज़ें साथ होती हैं, क्योंकि रास्ते में कुछ अच्छा लग गया, फिर कोई सेल नज़र आ गई, फिर दुकानदार ने कह दिया बाजी ये आखिरी पीस है, और हमने सोचा चलो ले लेते हैं। लेकिन अगर आकर कभी खुद से पूछा, अगर ये चीज़ आज मुझे बाजार में नज़र ना आती तो क्या मैं इसे ढूंढने आई थी? अगर जवाब नहीं तो शायद वो ज़रूरत नहीं थी। इसलिए एक बहुत आसान असूल बनाएं, घर से लिस्ट के बगैर शॉपिंग के लिए ना निकलें, और लिस्ट बनाने के बाद खुद से वादा करें कि जो चीज़ लिस्ट में नहीं है इसे फ़ौरन नहीं खरीदना। लेकिन अब एक और मुश्किल सवाल आता है, अगर कोई चीज़ वाकई बहुत पसंद आ जाए तो दिल कहे अभी ले लो और दिमाग कहे नहीं बजट ख़राब हो जाएगा। तो ऐसे वक्त में जापान की एक बहुत दिलचस्प आदत हमारी हेल्प करती है, जिनके बारे में आज आपको लगता है कि ये तो मुझे लाजमन चाहिए। अब ज़रा ये मंजर सोचें, आप मोबाइल खोलती हैं, एक खूबसूरत सूट सामने आता है, कीमत भी मुनासिब लग रही है, ऊपर से सेल भी लगी हुई है, दिल कहता है ये अभी ले लो, बाद में शायद ना मिले। और बस यही वो लम्हा है जहां आपने अपने आप को सिर्फ 48 घंटे देने हैं। यानी अगर वो चीज़ वाकई ज़रूरी नहीं तो फ़ौरन ख़रीदने की बजाय कहें 2 दिन बाद फ़ैसला करूँगी, बस 2 दिन। ना खुद को हमेशा के लिए रोकना है, ना ये कहना है कि मैं अपने लिए कुछ नहीं खरीदूंगी, सिर्फ ख्वाहिश और ख़रीदारी के दरमियान थोड़ा सा फासला पैदा करना है। इस वक्त इसे ख़रीदने की एक्साइटमेंट की ज़रूरत होती है, और जब वो एक्साइटमेंट ख़त्म होती है तो हमें खुद समझ आ जाता है, अच्छा ये तो मेरे लिए इतनी ज़रूरी थी ही नहीं।
लेकिन अगर 2 दिन बाद भी आपको लगे कि हाँ मुझे वाकई इसकी ज़रूरत है, मेरे पास इसके लिए बजट भी है और ये चीज़ मेरे काम आएगी, तो फिर ख़रीद लें। ये ख़ुद को महरूम करना नहीं है, ये अपने फ़ैसले का मालिक बनना है। और एक बात याद रखें कि सेल आपको पैसे नहीं बचाती अगर आप वो चीज़ ख़रीद ही ना रही होती। अगर 5,000 की चीज़ सेल में 3,000 की मिल रही है लेकिन आपको इसकी ज़रूरत नहीं थी, तो आपने 2,000 नहीं बचाए, आपने 3,000 खर्च किए। ये फ़र्क समझ आ जाए तो शॉपिंग का अंदाज़ ही बदल जाता है। और अब ज़रा घर की सबसे बड़ी शॉपिंग पर आएँ, कपड़े। यहाँ मैं आपको कोई लेक्चर नहीं दूँगी क्योंकि मैं खुद भी पहले इस मरहले से गुज़र चुकी हूँ। मुझे भी कपड़ों का बहुत शौक था, कोई खूबसूरत कपड़ा देखती तो दिल करता था ये भी ले लूँ। लेकिन फिर एक वक़्त आया जब मैंने अपनी अलमारी देखकर खुद से पूछा, आखिर मैं इतने कपड़े लेकर क्या करूँ? कुछ कपड़े बार-बार पहने जा रहे हैं और कुछ बस अलमारी में पड़े हैं। तब मुझे समझ आई कि अच्छा लिबास लेना गलत नहीं, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा लेना समझदारी नहीं। अब अगर कोई कपड़ा पसंद आए तो मैं फ़ौरन नहीं लेती, पहले सोचती हूँ क्या मुझे वाक़ई इसकी ज़रूरत है? अगर ज़रूरत है तो ठीक है, अगर सिर्फ़ पसंद आया है तो मैं खुद को रोक लेती हूँ, क्योंकि हर चीज़ जो हमें पसंद आ जाए ज़रूरी नहीं कि वो हमारी ज़िंदगी के लिए भी ज़रूरी हो। और यही फ़र्क अगर हमने समझ लिया तो सिर्फ़ कपड़ों में नहीं, घर के हर खर्च में बचत की शुरू हो सकती है। अच्छा, बच्चों के मामले में ना हम तो बिल्कुल ही जल्दी पिघल जाते हैं। बच्चा बाज़ार में एक खिलौना देखता है, मम्मा ये चाहिए, और हम कहते हैं अच्छा चलो ले देते हैं। फिर अगली बार दूसरा, फिर तीसरा, और चंद दिन बाद वो सारे खिलौने एक तरफ पड़े होते हैं और बच्चा उनको तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। यहाँ मैं एक छोटी सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर बच्चा किसी खिलौने से कुछ दिन खेल कर बोर हो जाए तो मैं इसे फेंकती नहीं हूँ, संभाल कर रख देती हूँ। कुछ दिन बाद जब बच्चा इसे भूल जाता है तो तक दोबारा निकाल कर इसके सामने रख देती हूँ, और कई बार इसे वही खिलौना दोबारा इतना इंटरेस्टिंग लगता है जैसे नया हो। तो हर बार नई चीज़ खरीदने की बजाय कभी मौजूद चीज़ों को भी नए अंदाज से इस्तेमाल कर लेना चाहिए, क्योंकि बच्चों को सिर्फ चीज़ें देना ज़रूरी नहीं है, चीज़ों की कदर करना सिखाना भी ज़रूरी है। और यही हमें अगली जापानी आदत की तरफ ले जाता है, कम चीज़ें लेकिन इनकी ज़्यादा कदर, कम चीज़ें ज़्यादा सुकून। अब ज़रा अपनी अलमारी, किचन और बच्चों का कमरा देखें। कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो घर में मौजूद तो हैं लेकिन महीनों से इस्तेमाल नहीं हुई। कपड़े हैं, बर्तन हैं, बच्चों के खिलौने हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, और कभी-कभी तो हमें खुद याद नहीं होता कि ये चीज़ हमने आखिर खरीदी ही क्यों थी। यही वो जगह है जहाँ जापान की एक सोच बहुत काम आती है। कम चीज़ें, ज़्यादा आज़ादी। इसका मतलब ये नहीं कि घर में कुछ रखा ही ना जाए, बल्कि मतलब ये है कि जो चीज़ वाक़ई आपके काम आती है, इसे रखें। जो सिर्फ़ जगह, पैसा और तवज्जो ले रही है, इस पर दोबारा सोचें। मसलन अगर आपके पास 10 हैंडबैग्स हैं और आप बार-बार सिर्फ़ 2 इस्तेमाल करती हैं, तो अगली बार नया हैंडबैग खरीदने से पहले एक लम्हा रुकें। अगर अलमारी पहले ही भरी हुई है, तो हर नए सूट के साथ ये भी सोचें कि इसे रखने की जगह है, और सबसे अहम, क्या मुझे वाक़ई एक और चाहिए? क्योंकि हम सिर्फ़ चीज़ खरीदने के पैसे नहीं देते, इस चीज़ की देखभाल, जगह, सफाई और इसे सँभालने की ज़िम्मेदारी भी हमारे साथ आती है। और यही वजह है कि कभी-कभी कम खरीदना ज़्यादा सुकून देता है। लेकिन यहाँ एक मसला और है, हम सोचते हैं अगर मैंने आज नहीं लिया तो शायद बाद में महँगा मिलेगा। अगर अभी सेल ख़त्म हो गई तो, अगर ये चीज़ दोबारा ना मिली तो, और यही सोच हमें जल्दी फ़ैसले करवाती है। इसलिए अगली बार जब कोई चीज़ सिर्फ़ इसलिए खरीदने को दिल करे कि अभी ऑफ़र है, तो खुद से पूछें अगर यही चीज़ पूरी कीमत पर होती तो क्या मैं फिर भी इसे खरीदती? अगर जवाब नहीं है तो शायद आपको चीज़ नहीं चाहिए, आपको सिर्फ़ डिस्काउंट का एहसास अच्छा लग रहा है। और ये छोटा-सा फ़र्क समझ आ जाए तो शॉपिंग के बहुत से फ़ैसले खुद ब खुद आसान हो जाते हैं। अब एक और अहम बात, बचत का मतलब ये नहीं कि आप हर वक़्त अपने आप को रोकें, हर खुशी ख़त्म कर दें या बच्चों की हर ख़्वाहिश को मना कर दें। ऐसा बजट ज़्यादा देर नहीं चलता। आपको अपने बजट में खुशी के लिए भी जगह रखनी है। अगर आप हर महीने थोड़ी-सी रकम सिर्फ़ अपनी पसंद की चीज़, बच्चों के साथ आउटिंग या किसी छोटी खुशी के लिए रख लें, तो फिर जब आप खर्च करेंगी तो गिल्ट भी कम होगा, क्योंकि आपने वो रकम पहले ही इस मकसद के लिए रखी थी। यही असल बैलेंस है। ना हर ख्वाहिश पर पैसा खर्च करना, ना हर ख्वाहिश को गुनाह समझकर दबाना, बल्कि ये समझना मेरे पास महदूद पैसा है तो मैं इसे वहाँ खर्च करूँ जहाँ मुझे वाक़ई फ़ायदा हो और खुशी मिले। और अब सवाल ये है कि अगर हम वाक़ई अपनी माली हालत बेहतर करना चाहती हैं, तो क्या हमें हर चीज़ एक साथ बदलनी होगी? नहीं, जापान की एक और खूबसूरत सोच हमें बहुत आसान रास्ता देती है। रोज़ थोड़ा बेहतर, सब कुछ एक साथ बदलने की ज़रूरत नहीं। अब यहाँ हमारी एक और गलती सामने आती है। हम फैसला तो बहुत बड़ा कर लेती हैं, बस अब मैं हर महीने बहुत ज़्यादा बचत करूँगी, अब फ़िज़ूल खर्ची बिल्कुल नहीं करूँगी, अब हर खर्च का हिसाब रखूँगी। पहले चंद दिन बड़ा जोश होता है, फिर घर के काम, बच्चे, मसरूफ़ियात और आहिस्ता-आहिस्ता वो सारा इरादा ख़त्म।
इसीलिए जापान की कैज़न वाली सोच बहुत दिलचस्प है। इसका मतलब है कि एकदम बड़ी तब्दीली नहीं, बल्कि छोटी-छोटी बेहतरी। मसलन अगर आप अभी 10,000 रुपए नहीं बचा सकती, तो खुद को ये कहकर परेशान ना करें कि मुझसे तो सेविंग हो ही नहीं सकती। 500 रुपए से शुरू करें। अगर पूरे घर के खर्च का हिसाब रखना मुश्किल लगता है, तो पहले सिर्फ 1 हफ्ता लिखें। अगर ग्रोसरी बजट से बाहर हो रही है, तो पूरा लाइफ़स्टाइल बदलने के बजाय सिर्फ ग्रोसरी पर काम करें। और अगर शॉपिंग बहुत ज़्यादा है, तो ये ना कहें कि अब मैं कभी शॉपिंग नहीं करूँगी, बस कहें अगले महीने मैं गैर ज़रूरी शॉपिंग कम करूँगी। छोटी तब्दीली। लेकिन अगर वो मुसलसल हो, तो चंद महीनों बाद नतीजा बहुत बड़ा हो सकता है। और सबसे खूबसूरत बात ये है कि इसमें आपको अपनी ज़िंदगी मुश्किल नहीं बनानी। आप सिर्फ हर महीने अपने आप से सवाल करें, मैं इस महीने अपने पैसे के मामले में पिछले महीने से थोड़ी बेहतर कैसे हो सकती हूँ? बस। और एक काम ज़रूर करें, महीने के आखिर में खुद को सिर्फ ये ना कहें, मैंने इतना खर्च कर दिया, बल्कि अपनी नोटबुक देखें और 3 चीज़ें देखें, मैंने कहाँ अच्छा किया, कहाँ गलती हुई और अगले महीने में क्या एक चीज़ बेहतर करूँगी। ये छोटा सा जायजा आपको अपने खर्च का वो हिस्सा दिखाएगा जो आमतौर पर हमारी नज़रों से छुप जाता है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको खुद समझ आने लगेगा कहाँ खर्च करना है, कहाँ रुकना है और कहाँ बचाना है। लेकिन अभी एक सवाल बाकी है। फ़र्ज़ करें आपने वाक़ई पैसे बचाना शुरू कर दिए, आपने शॉपिंग कम कर दी, बजट भी बना लिया, तो फिर ये बचत किस लिए? क्या सिर्फ़ इसलिए कि अकाउंट में रकम पड़ी रहे, या इस पैसे का कोई ऐसा मकसद भी होना चाहिए कि जो आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाए? और यही वो जगह है जहाँ इस पूरी बात का सबसे अहम सबक आता है। अच्छा, एक और आदत ऐसी भी है जिसे मैं इस पूरी बात में ज़रूर शामिल करना चाहूँगी। जब घर में सैलरी आए, तो खर्च शुरू करने से पहले अगर आपकी इस्तात हो, तो अल्लाह की राह में कुछ हिस्सा निकालने की आदत बनाएँ। ये ज़रूरी नहीं कि आप 10% ही दें या 5% ही, जितनी आपकी गुंजाइश हो, इतना दें। किसी मुस्तहिक ख़ानदान को, किसी गरीब को, किसी ज़रूरतमंद को, या जहाँ वाक़ई ज़रूरत हो। और इसे यूँ ना समझें कि पहले सारे खर्चे कर लूँ, आखिर में अगर कुछ बचा तो दे दूँगी। बल्कि अगर मुमकिन हो, तो अपनी आमदनी में से शुरू ही में एक छोटी-सी रकम सदक़े के लिए अलग कर दें। चाहे वो रकम बहुत ज़्यादा ना हो, क्योंकि असल चीज़ रकम की मिक़दार से ज़्यादा नीयत और इख़लास है। सूरह सबा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम जो कुछ भी खर्च करोगे, वो इसका बदल अता फ़रमाएगा। तो एक तरफ अपने घर का बजट बनाएँ, बचत करें, मुस्तक़बिल के लिए रकम रखें, और दूसरी तरफ अपने रिस्क में से दूसरों का भी ख्याल रखें। अपने माल को सिर्फ अपने घर तक महदूद ना करें। और हाँ, ये बात याद रखें कि सदका कोई गारंटेड फाइनेंशियल फार्मूला नहीं है कि इतने फ़ीसद दोगे तो इतने पैसे वापस मिलेंगे। हम अल्लाह की रज़ा के लिए देते हैं, और पैसा सिर्फ जमा करने के लिए नहीं होता। आप ज़रा इस सवाल पर गौर करें कि अगर आप हर महीने कुछ पैसे बचा लें, तो इन पैसों का मकसद क्या है? सिर्फ ये कि अकाउंट में रकम बढ़ती रहे? नहीं, असल मकसद ये है कि कल की ज़रूरत आज आपके लिए परेशानी ना बने। बच्चे की फ़ीस अचानक आ जाए, घर में कोई ज़रूरी चीज़ ख़राब हो जाए, किसी महीने खर्च मामूल से ज़्यादा हो जाए, या आपको खुद कोई ज़रूरी चीज़ खरीदनी पड़ जाए। अगर आपके पास थोड़ी-सी बचत मौजूद है, तो ऐसी सूरत-ए-हाल में दिल पर इतना बोझ नहीं पड़ता। इसलिए सेविंग का मतलब अपनी ज़िंदगी की खुशियाँ ख़त्म करना नहीं, बल्कि आने वाले वक़्त के लिए अपने आप को थोड़ा मज़बूत करना है। और एक मुसलमान औरत के लिए यहाँ एक और बहुत अहम बात है, हमें अपने माल के बारे में भी सोचना है, हम इसे कहाँ खर्च करेंगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन इंसान से इसके माल के बारे में पूछा जाएगा कि इसने कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया। तो अगली बार जब कोई चीज़ खरीदने लगें, तो सिर्फ ये ना सोचें कि मेरे पास पैसे हैं, मैं ले सकती हूँ। एक लम्हे के लिए ये भी सोचें, क्या मुझे वाक़ई इसकी ज़रूरत है? क्या ये खर्च मेरे घर के लिए मुनासिब है? क्या मैं सिर्फ लोगों को देख कर ये चीज़ें ले रही हूँ? क्योंकि अच्छा लिबास पहनना गलत नहीं है, अपने बच्चों को अच्छी चीज़ देना गलत नहीं है, अपने घर को अच्छा रखना गलत नहीं। मसला वहाँ शुरू होता है जहाँ ज़रूरत पीछे रह जाए और ख्वाहिश हमारी ज़िंदगी चलाने लगे। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, खाओ पियो और इसराफ ना करो, बेशक अल्लाह इसराफ करने वालों को पसंद नहीं करता। सूरह अराफ आयत नंबर 31। तो मकसद ये नहीं कि हम अपने लिए कुछ ना खरीदें, मकसद ये है कि हमें ये मालूम हो कब खरीदना है और कब रुक जाना है, और यही समझदारी है। और यही समझदारी सिर्फ हमारे पैसे नहीं बचाती, ये हमारे बच्चों की तरबियत भी करती है। जब बच्चा हर बार किसी चीज़ की ज़िद करे और हम फ़ौरन खरीदने की बजाय इसे समझाएं, अभी इसकी ज़रूरत नहीं, हमारे पास पहले से मौजूद है, तो हम इसे सिर्फ एक चीज़ से महरूम नहीं कर रहे होते, हम इसे सब्र, कनात और चीज़ों की कदर सिखा रहे होते हैं। और शायद यही वो चीज़ है जो पैसे से भी ज़्यादा कीमती है। लेकिन आखिर में एक आखिरी सवाल रह जाता है, अगर हम अपने पैसे को इतनी समझदारी से मैनेज करें, तो हमारी ज़िंदगी आखिर बदलनी कैसे चाहिए? अब आखिर में एक बात दिल से सोचें, हम सारा दिन घर के खर्च का हिसाब क्यों करें? बचत क्यों करें? अपनी ख्वाहिश को क्यों रोकें? सिर्फ इसलिए कि हमारे अकाउंट में ज़्यादा रकम पड़ी रहे? नहीं, पैसे का असल मकसद यह है कि वो हमारी ज़िंदगी में सुकून, आसानी और भलाई पैदा करे। अगर आपने पैसे बचाए और इससे बच्चे की तालीम आसान हो गई, अगर किसी मुश्किल वक़्त में आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ा,
अगर आपने अपनी सेहत, तालीम या किसी हुनर पर खर्च किया, अगर आपने अपने ख़ानदान के साथ कोई अच्छी याद बनाई, तो यही पैसा सही जगह इस्तेमाल हुआ है। इसलिए अगली बार जब आपके हाथ में इज़ाफ़ी रकम आए, तो फ़ौरन ये ना सोचें, मैं इससे क्या खरीद सकती हूँ। एक लम्हे के लिए ये सोचें, मैं इस पैसे से अपनी ज़िंदगी में क्या बेहतर बना सकती हूँ। शायद जवाब हो, कुछ बचा लूँ, शायद बच्चे की किसी ज़रूरत के लिए रख लूँ, शायद अपने लिए कोई हुनर सीख लूँ, शायद घर की किसी चीज़ पर खर्च कर दूँ, और शायद कभी जवाब सिर्फ ये हो, इस बार मैं कुछ नहीं खरीदूंगी, ये रकम रहने दूंगी। और यकीन करें, ये भी एक कामयाबी है, क्योंकि हर बार पैसा खर्च कर देना ज़रूरी नहीं। कभी कभी अपने आप को रोक लेना भी अपने मुस्तकबिल के लिए खूबसूरत फैसला होता है। तो आज से कोई बहुत बड़ा वादा ना करें, बस 1 महीने के लिए अपने खर्च को गौर से देखें। जो भी खर्च करें, खुद से पूछें, ज़रूरत है या ख्वाहिश। और महीने के आखिर में देखें कि आपने कहाँ खुद को बेहतर किया। शायद आपको मालूम हो कि मसला ये नहीं था आप कम कमाती थीं, मसला सिर्फ ये था कि आपके पैसे का कोई वाज़िह रास्ता नहीं था, और जब पैसे को रास्ता मिल जाए तो थोड़ी सी आमदनी भी ज़्यादा समझदारी से इस्तेमाल होने लगती है। आखिर में बस एक बात याद रखें कि आपको अमीर नज़र आने की ज़रूरत नहीं, आपको अपने घर के लिए मजबूत बनने की ज़रूरत है। ऐसा मजबूत कि अचानक आने वाला खर्च आपका सुकून न छीन सके। ऐसा समझदार कि हर खूबसूरत चीज़ देखकर हाथ खुद ब खुद जेब की तरफ न जाए। और ऐसा मुतमईन कि आपको हर चीज़ सिर्फ इसलिए ना चाहिए हो कि दूसरे के पास मौजूद है। अच्छा लिबास पहनें, अच्छी चीज़ें खरीदें, अपने बच्चों को खुश करें, लेकिन एतदाल के साथ, क्योंकि रिस्क सिर्फ कमाना नहीं होता, रिस्क की कदर करना भी सीखना होता है। अल्लाह ताला हमारे रिस्क में बरकत दे, हमें फजूल खर्ची से बचाए और हमारे माल को हमारे लिए सुकून और भलाई का जरिया बनाए। अगर आपको आज की वीडियो में अपनी कोई एक आदत नजर आई है जिसे आप बदलना चाहती हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताएं आप आज से कौन सी एक आदत बदलने वाली हैं। और अगर वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रही हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। ऐसी ही मुफीद बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो अपने किसी ऐसी बहन या सहेली के साथ ज़रूर शेयर करें जो घर का खर्च समझदारी से चलाना चाहती है। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा।